हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गुरुधाम चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन क्या होती है? तो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था यानी कि एंड्रोशियम था, एंड्रोशियम की एक एक यूनिट को स्टेमेन कही जाती है। अब ये स्टेमेन दो पार्ट में बटे होते हैं या इनके दो हिस्से होते हैं। पहला तो वो हिस्सा जो कि ऊपर की तरफ फूला हुआ होता है, बड़ा सा होता है, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। इसे हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, स्पोर बियरिंग बड़ी सी स्वॉलन स्ट्रक्चर। और दूसरी धागे जैसी लंबी पतली सिलेंड्रिकल ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंथर को प्लांट के थैलेमस से जोड़ के रखता है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट या स्टॉक। ठीक है, तो ये फिलामेंट क्या करती हैं? ये एंथर को थैलेमस से जोड़ के रखती हैं। ठीक है, अब इस स्टॉक का या इस फिलामेंट का वो पॉइंट जो डायरेक्टली थैलेमस से अटैच होता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। ठीक है, तो ये बेसिकली हम थैलेमस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि थैलेमस के पास वाला हिस्सा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और जो थैलेमस से दूर वाला हिस्सा है फिलामेंट का, उसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो ये हो जाती है डिस्टल एंड। तो अब हम देख पा रहे हैं कि प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का थैलेमस से जुड़ा है और डिस्टल एंड जुड़ा है एंथर से। अब देखो, एक चीज और होती है कि अगर फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर एंथर लगी है, तो एंथर बिल्कुल ऐसे गोल सा नहीं लगा होता है। एंथर जो होते हैं बेटा, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनमें दो लोब देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनमें दो लोब देखने को मिलती हैं, दो गोल गोल से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो आपस में चिपके होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को लोब कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ दो लोब है, तो हमारा एंथर क्या हो गया? सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हमारा एंथर हो गया बाइलोब्ड, यानी कि इनमें दो लोब पाई जा रही है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम अपने एंथर को बिल्कुल ऐसे इनका डाइसेक्शन कर दे, एक इनका टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, एक फिल्म काटे पतली सी, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस एंथर के अंदर चार थिका प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। ठीक है, चार थिका प्रेजेंट है और हर एक थिका को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है आगे चल के। अब ये चार थिका की अरेंजमेंट इस तरीके से है कि हर एक लोब में, एंथर की हर एक लोब में दो दो थिका होती हैं। ये अगर इनकी दो लोब हो गई तो हर एक लोब में दो दो थिका देखने को मिल रही हैं, और टोटल चार थिका हैं या चार स्पोरेंजिया हैं। अब हर एक लोब में दो दो थिका देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा एंथर बाइलोब होने के साथ साथ में क्या है? डाइथिकस। डाई का मतलब होता है टू इन नंबर, और थिकस यानी कि थिका। इनमें दो थिका पाई जा रही है हर एक लोब में, लेकिन टोटल कितना पाया जा रहा है? चार थिका। और यही थिका को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी कि चार स्पोरेंजिया है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अभी ये सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं कि हमारा एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, और साथ में टेट्रास्पोरेंजिएट होती है। ठीक है, ये हर चीज एक दूसरे को ही बता रहा है, बस कहने का तरीका अलग हो गया है। अब अगर इसके हम फिल्म की बात करें या इसके जो हमने डाइसेक्शन कट की है, इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो थिका प्रेजेंट है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएंगे और यही माइक्रोस्पोर डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहा जा सकता है। साथ साथ में इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल को स्पोरोजिनस सेल भी कहा जाता है, और इनके क्लस्टर को यानी कि इनके पूरे ग्रुप को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब भी वही होता है, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू। कैसा स्पोर बेटा? माइक्रोस्पोर। तो चाहे हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोले, या हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले, या हम पॉलन मदर सेल बोले, ये सब कुछ एक ही चीज है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये है थिका के अंदर। ठीक है, इस थिका के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। अब होता क्या है कि हमने क्या देखा है
कि जब हम पूरी फिल्म कट कर रहे हैं, बिल्कुल पतला सा सेक्शन कट कर रहे हैं एंथर का, तो एंथर में उनकी वॉल या उनमें लेयर पाई जा रही है बाहर बाहर, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि एंथर बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ऐसे थिका प्रेजेंट है, इस तरीके से नहीं होता। इनमें बकायदा लेयर पाई जाती है ताकि अंदर जो भी चीजें हैं, जो सेल्स हैं, स्पोर सेल्स हैं, उनकी सुरक्षा हो सके, उनको न्यूट्रिशन मिल सके। बाद में जब जरूरत पड़े प्लांट को, तो जब एंथर मैच्योर हो रहा है, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है, तो ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव हिस्से को छोड़ के, यानी कि एंथर को छोड़ के फीमेल के पास जा सके, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। इसके लिए एंथर का डेhiscence हो सके, एंथर फट सके। ये सारे काम को कराने के लिए एंथर की वॉल, यानी कि एंथर की जो लेयर है, अलग अलग सेल्स की बनी हुई लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो इनके फंक्शन के हिसाब से और इनके जो भी काम है उनके हिसाब से इनकी लेयरिंग की जाती है, और अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, होता क्या है कि सबसे बाहर अगर हम देखें एंथर में, यहाँ अगर हम सबसे बाहर देखें तो ये क्या हो जाती है, हमारी एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर बाहर की लेयर एपिडर्मिस। आप जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं वहां एपिडर्मिस देखने को मिलती है, जो सबसे बाहरी डर्मल लेयर होती है, सबसे बाहरी त्वचा होती है, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो एंथर में भी जो सबसे बाहरी त्वचा होगी, बाहरी लेयर होगा, वो होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथीशियम, ठीक है। एपिडर्मिस पूरे एंथर को कवर कर रहा है एक ही लेयर के थ्रू, एंडोथीशियम भी पूरे एंथर को कवर कर रहा है एक ही लेयर के थ्रू। इसके अंदर एक और लेयर पाई जा रही है जिसको हम बोल रहे हैं मिडिल लैमेला, मिडिल लेयर, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, तीसरी लेयर, जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। अब ये मिडिल लेयर भी आप देख पा रहे हैं कि सारे ही एंथर के पूरे स्ट्रक्चर को अकेले कवर कर पा रही है। अब इनके अंदर इनर मोस्ट लेयर पाई जाती है और वो होती है टैपेटम की, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम की, और ये टैपेटम जो होता है बेटा, हर एक थिका के लिए अलग अलग हो जाता है। जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू का क्लस्टर है, जितने थिका हैं, चारों माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों पॉलन सैक के लिए अलग अलग टैपेटम की लेयर पाई जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन लेयर किसकी किसकी है जो पूरे एंथर को कवर करे। कॉमन लेयर होती है एपिडर्मिस की, एंडोथीशियम की और मिडिल लेयर की। लेकिन सेपरेट सेपरेट अलग अलग 4 लेयर किसकी होती है, वो होती है बेटा टैपेटम की, ठीक है। अब एक एक लेयर को हम जरा और अच्छे से समझते हैं कि इनका काम क्या है, ये कितने सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये चीजें देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं तो डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ सबसे बाहर, मैं ऑरेंज कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सबसे बाहर का जो लेयर है जिसे मैंने ऑरेंज से दिखा रखा है, ये होती है एपिडर्मिस। यही वो एपिडर्मिस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डील करेंगे बेटा, एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस, जैसा कि ये बहुत कॉमन सा इसका फीचर होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एपिडर्मिस का फीचर सेम हो जाता है सबके लिए। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ठीक है। सबसे पहला तो यही इसका काम हो जाए, यही इसका फीचर हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा कि ये आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहरी होता है। और दूसरा ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, तो एंथर के अंदर जो भी लेयर हैं, अगली लेयर्स जो भी हैं, एंथर के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उनसे जो स्पोर बन रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कर रही है बाहरी इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। एपिडर्मिस के लिए इतना हम जानते हैं, इतना काफी है। और ये क्या होते हैं बेटा, सिंगल सेल्ड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये एक एक ही सेल है, सिंगल सेल है, 2-4 सेल की लेयर नहीं है, सिंगल सेल की लेयर बनी हुई है यहाँ डायग्राम में, है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, सिंगल सेल्ड लेयर होती हैं। तो हम क्या जान पाते हैं एपिडर्मिस के बारे में, कि ये सिंगल सेल्ड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। इस एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीशियम, इनके अंदर होती है बेटा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का मतलब होता है कि वो लेयर जो एपिडर्मिस के अंदर है, सिंगल सेल्ड है
और इन पे एक स्पेसिफिक तरीके की फाइबर पाई जाती हैं। इनकी सेल वॉल पे एक स्पेसिफिक तरीके की फाइबर पाई जाती है, फाइब्रस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर पाई जाती है इसकी सेल वॉल के ऊपर। अब देखो यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं कि एंडोथीशियम कहाँ है। तो डायग्राम में हमने बाहर बाहर देख लिया, ऑरेंज कलर से एपिडर्मिस है। अब इसके अंदर हम देखते हैं पिंक कलर में यहाँ पे, और ये होती है हमारी एंडोथीशियम। ठीक है, डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये भी सिंगल सेल्ड लेयर होती है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे एक सेल की लेयर थी एपिडर्मिस, उसी तरीके से एक सेल की लेयर है एंडोथीशियम। तो हम इसके बारे में और क्या समझ पाए कि ये होती है सिंगल सेल्ड, बिल्कुल एपिडर्मिस जैसी। जैसी एपिडर्मिस थी सिंगल सेल्ड लेयर, वैसी ये भी है। अब हर एक सेल के ऊपर होती है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ऐसे होते हैं अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, जो कि सेलुलोज है। सेलुलोज यानी कि ग्लूकोज से बने हैं, ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बने हुए हैं, और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ये अल्फा सेलुलोजिक फाइबर हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, और इनके हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होने की वजह से पूरा एंडोथीशियम सेल ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को या जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में एंथर को फटना पड़ेगा ताकि अंदर जो भी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन है, वो मेल से निकल के फीमेल तक जा सके। तो उसके एंथर के उस समय फटने में यही हाइग्रोस्कोपिक नेचर काम करता है। ठीक है, एंडोथीशियम की सेल्स होती हैं, ये वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करती हैं, फूल जाती हैं, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये पूरे लेयर्स को ही फाड़ देते हैं, वहां से एक गैप बना देते हैं, और उसी गैप के थ्रू अंदर का रिप्रोडक्टिव जो सेल होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे और वो चले जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो एंडोथीशियम क्या हो गई, सिंगल सेल्ड लेयर हो गई। इनके ऊपर अल्फा सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, जिनकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हो जाते हैं, और इनका काम कहाँ हो जाता है बेटा, आगे एंथर डेहिसेंस में। इसके अंदर होती हैं मिडिल लेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, मिडिल लेयर। अब इनको हम मिडिल लेयर क्यों कह रहे हैं, ये किसके मिड में है, तो ये मिड में है एंडोथीशियम एंड टैपेटम के। टैपेटम और एंडोथीशियम के बीच में पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम मिडिल लेयर कह रहे हैं, बीच का लेयर हो जाता है। ये देखो बेटा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड थी, एंडोथीशियम भी सिंगल सेल्ड थी, लेकिन मिडिल लेयर सिंगल सेल्ड नहीं है। ये सिंगल से लेके 3 सेल्ड लेयर तक की हो सकती है। ठीक है, जनरली 2 या 3 सेल की लेयर यहाँ देखने को मिलती है। जैसा अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं, तो डार्क ब्लू कलर से मैं इसको स्टेन करती हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये डार्क ब्लू कलर से मैं इसको स्टेन कर रही हूँ, और मैं सिर्फ एक सेल को कवर नहीं कर रही, ये मैं 2 लेयर को कवर कर रही। ठीक है, 2 लेयर को कवर करने का मतलब यहाँ पे 2 लेयर्ड मिडिल लेयर दिखाया गया है। ठीक है, 2 सेल्ड लेयर मिडिल लेयर दिखाया गया है। ये 3 भी हो सकता है, तो ये 1 2 3 हो सकता है। ये जो सेल्स होती हैं मिडिल लेयर की बेटा, ये कैसी होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती हैं। पेरेन्काइमेटस का मतलब जो पेरेन्काइमल सेल होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि वो स्टोरेज करते हैं अपने अंदर, किसी भी चीज की स्टोरेज करेंगे, टैनिन की स्टोरेज करेंगे, फूड की स्टोरेज करेंगे, किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा या किसी तरीके का कोई मटेरियल होगा उसको स्टोर करते हैं। वही फीचर हमारा मिडिल लेयर का ये पेरेन्काइमेटस सेल भी शो करेगा। ये भी क्या करता है, स्टोरेज करता है। किसकी स्टोरेज, अब सोचने वाली बात है, किस चीज की स्टोरेज कर रहा है, तो ये कर रहा है बेटा फूड न्यूट्रिशन का स्टोरेज। ठीक है, हम चाहे उसे फूड बोल ले या बोल ले न्यूट्रिशन। ठीक है, उनकी स्टोरेज करता है। और इनके स्टोरेज करने का फायदा क्या होता है कि इसी फूड या न्यूट्रिशन का यूज करके जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एनर्जी गेन करते हैं और आगे डिवाइड करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो माइक्रोस्पोर फिर आगे मेल गैमेटोफाइट बनाता है, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए भी एनर्जी चाहिए।
अगर हम मियोसिस कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, तो हमारी मदर सेल को भी चाहिए, खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी, ये फूड कहाँ से आ रहा है? वो आता है बेटा मिडिल लेयर से। ठीक है, अब देखो ये हो गया मिडिल लेयर का कि 1 2 3 लेयर होती हैं, पेरेन्काइमेटस होती है, फूड न्यूट्रिशन को स्टोर रखती हैं। साथ साथ में ये होते हैं बेटा शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये डेड हो जाते हैं। इसकी वजह से जब तक एंथर इमेच्योर है तब तक तो हमें पूरा लेयर देखने को मिल रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम सब मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा एंथर मैच्योर होता है, जब हमारा एंथर मैच्योर होता है तो शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से मिडिल लेयर मैच्योर एंथर में एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, जब हमारा मैच्योर एंथर हो रहा है तो वहां पे मिडिल लेयर नहीं पाई जाती है, वहां मिडिल लेयर एब्सेंट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब मैच्योर एंथर में क्या क्या बचा है? सिर्फ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और टैपेटम। समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से मिडिल लेयर खत्म हो जा रही है। अब मिडिल लेयर के अंदर क्या पाया जा रहा है? तो इसके अंदर पाया जा रहा है टैपेटम। ठीक है, टैपेटम पाई जा रही हैं। और टैपेटम क्या होती है बेटा? इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट होती है किसकी? सेल वॉल्स की। जो सेल वॉल लेयर हैं, जो जितनी भी लेयर हैं जो सेल की पूरी कवरिंग बना रहे हैं, उनके जो एंथर की कवरिंग बना रहे हैं, एंथर लेयर की इनर मोस्ट लेयर होती है टैपेटम। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको टैपेटम दिखाती हूँ कलरफुल। देखिए ये है पूरा टैपेटम, ये पूरा टैपेटम का सेल है। ये ग्रीन कलर में किनारे किनारे ये है टैपेटम की सेल। तो टैपेटम में भी हम क्या देख रहे हैं कि ये भी हो गई सिंगल सेल्ड लेयर, है ना? तो सिंगल सेल्ड लेयर हमने पहले क्या क्या देखा था? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। साथ साथ में जो टैपेटम है वो भी सिंगल सेल्ड ही होते हैं, लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि ये डायरेक्टली स्पोरोजिनस टिश्यू को कवर करते हैं। अब जरा हम टैपेटम के बारे में और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि टैपेटम के अंदर अब डायरेक्टली स्पोरोजिनस टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही है। तो टैपेटम की जो सेल्स होती हैं बेटा, इनिशियली अगर इनकी हम बात करें तो इनिशियली ये डिप्लॉयड टाइप की होती हैं। टैपेटम की जो सेल इनिशियली डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड यानी कि उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। लेकिन ये जब आगे मैच्योर होते हैं तो इनमें एंडोमाइटोसिस होती है। एंडोमाइटोसिस बेसिकली वो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है वो रेप्लिकेट तो कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, लेकिन प्रॉपर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही है, तो डीएनए रेप्लिकेट होते जा रहा है, यानी कि सेल जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होते जा रहे हैं, 4 टाइम होते जा रहे हैं, उनकी प्लॉइडी बढ़े जा रही है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है टैपेटम का वो डिप्लॉइड से बढ़ के पॉलीप्लॉइड हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टैपेटम की सेल पॉलीप्लॉइड क्यों होती हैं, तो ये होती हैं क्योंकि ये एंडोमाइटोसिस शो करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि टैपेटम जो होता है इनिशियली तो यूनिन्यूक्लियर था, एक न्यूक्लियस इसमें पाई जाती थी, लेकिन इनमें हो जाता है बाद में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, डिवाइड करके सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस जो है ये नहीं हो पा रहा है। जनरली क्या होना चाहिए था कि सेल है, न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस बन गए, अब इनके बाद इनकी सेल में पूरी जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जानी चाहिए थी और ऐसे 2 सेल बन जाने चाहिए थे, लेकिन ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ डिवीजन के बाद सेल ऐसा दिखता है, एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस दिख जाते हैं। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलता है। तो हम समझ पा रहे हैं क्या कि टैपेटम की सेल जो होती है उनमें पॉलीप्लॉइडी होती है एंडोमाइटोसिस की वजह से,
और साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से। ठीक है, अब देखो ये टैपेटम करते क्या है, तो ये टैपेटम का मेन काम होता है कि ये फूड एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब फूड कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जरा हम दिमाग पे जोर लगाएं अपने, तो फूड कौन से एंथर की कौन सी लेयर के पास प्रेजेंट थी, मिडिल लेयर के पास। मिडिल लेयर के पास फूड प्रेजेंट है और मिडिल लेयर के बाद टैपेटम प्रेजेंट है, तो टैपेटम डायरेक्टली मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो फूड ये कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, मिडिल लेयर से, और ये फूड मिडिल लेयर से लेने के बाद किसको दे रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू को, ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर सके। इसके अलावा टैपेटम क्या करता है, कुछ तरीके के हार्मोन्स और एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम प्रिसाइजली कैलीज एंजाइम, कैलीज एंजाइम होती है जिसका ये सिक्रीशन करते हैं। अब कैलीज एंजाइम करते क्या है, तो कैलीज एंजाइम का काम होता है कि ये तोड़ते हैं कैलोज को। कैलोज हमने कहाँ पढ़ा है, थोड़ा सा सोचे, तो हमने क्या देखा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उससे 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, और ये माइक्रोस्पोर जो थे वो कवर्ड थे कैलोज से। वो कैलोज की लेयर से, जो एक पॉलीसेकेराइड था, उससे आपस में चिपके हुए थे। इसी कैलोज को ये कैलेज आता है एंजाइम, और इस कैलोज के ऊपर काम करता है, इसको तोड़ देता है। तो अब माइक्रोस्पोर्स भरे थे, 4 माइक्रोस्पोर थे, और वो चिपके थे कैलोज की वजह से। कैलेज आया, कैलोज को हटा दिया, तो अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि चारों स्पोर फ्री हो गए, 4 स्पोर फ्री हो गए, जिससे कि 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, 4 फ्री पॉलन ग्रेन यानी कि फ्री मेल गैमेटोफाइट बनने लगे, और ये मेल गैमेटोफाइट अब चिपके हुए नहीं है, ये अलग अलग इंडिविजुअल की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को करने के लिए, यानी कि 4 चिपके हुए माइक्रोस्पोर से 4 इंडिपेंडेंट पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैलेज, जो कि टैपेटम से रिलीज होता है। अब इसके अलावा, इन हार्मोन या एंजाइम के अलावा एक और चीज होती है, यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी जो कि होते क्या हैं, ये आपके इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन के बने होते हैं। तो यूबिस बॉडी किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टफ और बहुत ही स्टेबल तरीके का कॉम्प्लेक्स कैरोटिनॉइड होती है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स कैरोटिनॉइड होती हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ही रिजिड होती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि अगर इनकी डिपोजिशन जहां भी हो गई, वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो जल्दी टूटता फूटता नहीं है। तो जब फ्यूचर में हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि ये माइक्रोस्पोर आके पॉलन ग्रेन बना रहे हैं प्रॉपर, तो इसी पॉलन ग्रेन के ऊपर ये जो हमारा स्पोरोपोलेनिन है, यूबिस बॉडी है, यूबिस बॉडी से स्पोरोपोलेनिन निकलने लगेंगे, और स्पोरोपोलेनिन जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे, इसी पॉलन ग्रेन के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉलन ग्रेन का जो कवर है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से पॉलन ग्रेन को बाहरी इन्वायरमेंट से सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि अब तो पॉलन ग्रेन कुछ समय के बाद एंथर को छोड़ के बाहर आएगा, और वो जाएगा फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करने के लिए, तो यानी कि वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होगा। तो अब इन्वायरमेंट में कौन सुरक्षा करेगा, इनका स्पोरोपोलेनिन। अभी तक तो जब तक ये एंथर के अंदर थे तो एपिडर्मिस सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे थे, जैसे ही एपिडर्मिस को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे, अब इनको सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो ये लास्ट टास्क होता है टैपेटम का, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन या यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा टैपेटम जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा टैपेटम खत्म हो जाता है उसके बाद। तो टैपेटम का लास्ट मिशन क्या था, यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। तो अब देखो होता क्या है कि आपका मिडिल लेयर कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया, टैपेटम जो है वो स्पोरोपोलेनिन बना दिए, वो भी खत्म हो गए। स्पोरोपोलेनिन बना दिए मतलब कि मेल गैमेटोफाइट बन गया। उसके बाद बचता है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। इनकी लेयर जो होती हैं वो अब कंपैरेटिवली
उतनी मजबूत नहीं है, 4 लेयर पे ज्यादा मजबूत थे, 2 लेयर पे थोड़े कमजोर हो गए हैं। उसमें भी एंडोथीशियम जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वो और कमजोर हो रही हैं। और ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, इस वजह से एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद एंथर जो होगा एक पॉइंट से फट जाएगा। ठीक है, एंडोथीशियम तो फटा ही फटा, और सेम पॉइंट पे एपिडर्मिस भी फट जाएगी। तो एपिडर्मिस जहां फटेगी, जो गैप बनेगा, उस गैप को हम बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है, और इसी स्टोमियम से, यही एक ऐसा गैप होता है, ऐसा होल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन एंथर को छोड़ के इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया आज कि हमारा जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, एंथर जुड़ी है थैलेमस से, वो भी फिलामेंट या स्टॉक के थ्रू। इस एंथर का जब हम टीएस देखते हैं तो सबसे बाहर पाई जाती है सिंगल सेल्ड प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। उसके अंदर होती है सिंगल सेल्ड लेयर हाइग्रोस्कोपिक लेयर एंडोथीशियम। उसके अंदर 1 to 3 सेल्ड लेयर होती है मिडिल लेयर, जिनका काम मेनली फूड न्यूट्रिशन को स्टोर करना होता है। और इसके अंदर होता है बेटा टैपेटम, जो कि हर एक थिका का अलग अलग होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली स्पोरोजिनस टिश्यू से अटैच्ड होते हैं। तो ये मिडिल लेयर से फूड लेके स्पोरोजिनस सेल को दे रहे हैं, ये स्पोरोजिनस सेल से जो स्पोर बन रही हैं उनको कैलेज एंजाइम दे रहे हैं, ये उनको स्पोरोपोलिनिन प्रोवाइड करा रहे हैं, और अल्टीमेटली टैपेटम डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, किस तरीके से गैमेटोफाइट बन रहा है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए।